सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें। जो इनको इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? हजरत, इस सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है, उसका जब गटर का मुंह खुलता है तो यही चीज सामने आएगी। जो ज़र्फ में होगा वही चीज सामने आएगी। ये है वो असल इमरान जो गली कूचों में खड़े होकर बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है। और अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, ये सियासी अमल है। लेकिन वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमके भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इस्लामाबाद दूर नहीं है। वजीर आज़म, आपके पास 24 आवर्स है। इस्तीफा दो, घर चले जाओ, असेंबली तोड़ो। इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना बिहारी में, हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो हमारा पहुंचने से पहले। आए इलेक्शंस में आए, हमारा मुकाबला करे, आपको लग पता जाएगा। तक एक्सपेक्टेशन करे रिक्वेटेशन की और तारीख में बहुत जल्द इंशाल्लाह 48 घंटे से पहले हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है और इस दौरान बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। आज की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो लाहौर में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अलीम खान न सिर्फ शरीक हुए हैं बल्कि हम ख्याल ग्रुप में शमूलियत का भी उन्होंने फैसला कर लिया है। और अलीम खान ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं और यह भी कहा है कि अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आई तो हमारा ग्रुप मुशावरत के बाद फैसला करेगा कि अदम एतमाद की सूरत में किसका साथ दिया जाना है। सवाल यहां पर यह है कि तरीन ग्रुप हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक़्तिदार में भी 3 बड़ों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान भी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। और ज़राए का यह दावा है कि आज के इजलास का मकसद अदम एतमाद लाने की तारीख का तयन करना था और इस बारे में ऐलान भी हो गया कि जल्द ही इसका ऐलान मुतवक्के है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए भी एक और 24 घंटे की मोहलत दे दी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया है कि अदम एतमाद 48 घंटे से पहले आ जाएगी। ऑपोजिशन कुछ अरसे से हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली तैयार कर रही थी, ताहम यह सब कुछ निहायत राजदारी से किया जाता रहा। किसी चीज का खुलकर जवाब नहीं दिया जा रहा था। ऑपोजिशन की जानिब से बज़ाहिर यह दिखाया जाता रहा कि उनकी हिकमत अमली का महवर और मरकज वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाना है। ताहम आज कुछ सूरत हाल बदल गई और ऐसा महसूस होता है कि गालिबन ऑपोजिशन की हिकमत अमली का पहला मरहला विफाक नहीं बल्कि पंजाब ही था और निशाना वजीर आला उस्मान बुज़दार थे। तो क्या ऑपोजिशन की हिकमत अमली वाज़े होना शुरू हो गई है? जबकि कल मेलसी में जलसा आम से खिताब किया वजीर आजम ने और इस मौके पर काफी गुस्से में दिखाई दिया और बड़ी सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या वजीर आजम ने घबराना शुरू कर दिया है? उनका लबो लहजा तो कम अज कम यही बता रहा है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे मियां महमूद रशीद साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हिना परवेज भट्ट साहिबा नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ होंगी नाज बलोच साहिबा। कोशिश करेंगे कि जेकेटी ग्रुप से भी कोई नुमाइंदा हमारे साथ मिल सके और उनसे उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा सकें। आगाज करते हैं प्रोग्राम का। सबसे पहले हिना भट्ट साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये सारे सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आगाज करूंगा मियां महमूद रशीद साहब से। आज हम मुलाकात भी हुई अपने इत्तेहादियों से, काफ लीग से, और क्या उन्होंने सलाह मशवरे दिए ये तो आपसे जानेंगे मियां साहब, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आने से पहले क्या वसीम अकरम प्लस माइनस होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये तो स्पेकुलेशन ही हैं और अफवाहें बड़ी जोरों पे। इस तरह की कोई बात अभी तक तो नहीं है। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें पंजाब के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता सेंटर के बारे में बात हुई और खुद पीएम साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे और सारे कोर कमेटी के मेंबर्स भी, और बिल्कुल क्लियर थे इस बारे में कि अपोजिशन के पास सिर्फ दावे हैं, नंबर गेम्स उनकी पूरी नहीं है। अगर नंबर गेम पूरी होती तो अब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो ले आते। तो ये जो कुछ है आज हुआ है, मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी पार्टी के सारे लोग हैं, इनके गिले शिकवे होंगे, तफजात भी होंगे
वो अलीम साहब के साथ मिल के आज कुछ लोग वो आपस में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो बाद में मीडिया के अंदर भी जो बातचीत की है, यही की है कि हम पार्टी को चाहते हैं कि वो पहले से मजबूत हो, वो यूनाइटेड हो, और जो हमारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स के एतबार से उन्हें कुछ शिकायत हैं। तो आपके ख्याल में मियां साहब ये शिकायत दुरुस्त है, वैलिड है, इस पे नजरसानी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, सियासत इसी का नाम है कि अगर लोगों के गिले शिकवे हों और उनकी जायज शिकायत हो तो उनको रिजॉल्व किया जाए, उनसे आंखें बंद नहीं की जा सकती। लेकिन मियां साहब फिर ये नौबत क्यों आई उन्हें मीडिया के सामने आके और इस तरह से अलग से गैदरिंग करके तरीन ग्रुप और अलीम खान के मिलाप के हवाले से खबरें सामने लाके ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों रखने पड़ गए? इससे पहले आपकी क़यादत में उनसे रब्ता या जो अब टास्क इमरान इस्माइल साहब को दिए गवर्नर सिंध को, ये पहले क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है पिछले 2.5-3 साल की। उसमें कई उतार चढ़ाव भी आए, कई दफा आपस में गिले शिकवे दूर करने के लिए मीटिंग्स भी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी इस मामले को संभाल लिया जाएगा, और गवर्नर सिंध भी, उसके बाद गवर्नर पंजाब भी, वो आज लेट लाहौर पहुंच रहे हैं और कल से वो भी एक्टिव होंगे, और हम इस सारी सूरत हाल को बगौर इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो गवर्नर सिंध ही क्यों? क्या पंजाब में कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जो कि इनको मना सके? नहीं, गवर्नर सिंध का अलीम खान साहब के साथ एक जाती ताल्लुक भी था। मैंने कहा गवर्नर पंजाब भी बिल्कुल एक्टिवली इसमें रोल प्ले करेंगे। वो आज लाहौर से बाहर थे, आज लेट नाइट वो लाहौर वापस आ रहे हैं और कल से वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे इस मामले को रिजॉल्व करने। अच्छा, खबरें मियां साहब ये हैं कि 48 घंटे का वक्त दिया गया, एक तो फैसला करने के हवाले से कि वो किसके साथ होते हैं, किसी का साथ देते हैं या अलग से कोई लाहेमल इख्तियार करते हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब नाकाबिल कबूल हैं और वजारत आला के लिए भी कोई नाम आ सकता है अगले 48 घंटों में। तो क्या ये ऑप्शंस इनको कंसीडर करेगी आला क़यादत PTI की, और इस हवाले से भी कोई फैसला मुतवक्किल है? देखिए, ये कुछ कहना अभी कबल वक्त है। अगर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उनको एतराज है और वो चाह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाए, इस बारे में फैसला तो पार्टी की हाई कमान करेगी और बामी मुशावरत से करेगी। लेकिन ये कि आगे किसको बनाया जाए, ये भी पार्टी का प्रोरोगेटिव है, और इस तरह की कोई सूरत हाल अगर हुई तो पार्टी इसको बैठ के रीथिंक कर सकती है इन सारी चीजों को, और पार्टी की भी ये कोशिश होगी, लीडरशिप की ये कोशिश होगी कि पार्टी के अंदर कोई मेन तरह की ना पड़े और पार्टी की हुकूमत को भी कोई खतरा लाहक ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो मियां साहब हमने गुज़िश्ता रोज़ मेलसी का जलसा देखा, उसके अंदर काफ़ी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। हम देखते थे अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन को तो वज़ीर आज़म रगड़ा लगाते ही थे, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के हवाले से, नेटो के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। तो क्या ये जो सियासी प्रेशर है मुल्क के अंदर, ये उसका असर था या कोई नई पॉलिसी आने जा रही है जिसका ऐलान उन्होंने एक अवामी जलसे के अंदर कर दिया? मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि ये जबरदस्त एक अवामी स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, और बड़ा जुर्रतमंदाना अंदाज से उन्होंने ये सारी बात वहां पर की है। वो ड्रोन हमलों के हवाले से हो या यूरोपीय यूनियन के हवाले से हो कि हम किसी की कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम किसी के गुलाम नहीं है, ये इसको जबरदस्त पजीराई मिली है मैसेज के अंदर, और अवाम इसको सराह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि अवामी सतह पे इंतहाई ज्यादा इसको पसंद किया गया है, उनके स्टाइल को। बिल्कुल सही है महमूद साहब, ये जिनकी तरफ से तनकीद की जा रही है वो भी हमारे साथ ही अपोजिशन के नुमाइंदे भी। हिना साहब, पहले आप बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी तनकीद की है और काफ़ी जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो भी सख्त थी। क्या जिस तरह से मियाँ साहब ने कहा, मियाँ महमूद रशीद साहब ने, कि ये तो काबिल सताइश बात थी, बड़ी खुल के उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए थी, फिर आपकी तरफ से तनकीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल मरियम बीवी ने जिस तरह ट्वीट की और उन्होंने यही कहा कि इसे कहते हैं मुकाफात अमल। कुछ लोग थे जिन्होंने मिल के हमारे उस वक्त के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश की और पूरा एक एजेंडा बनाया और हुकूमत में आए। लेकिन
जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ बिगर प्लान होता है, अल्लाह ताला का प्लान होता है, कुछ इंसान की साजिश होती है, कुछ इंसानों की साजिशें होती हैं और कुछ अल्लाह ताला का बिगर प्लान होता है। तो मुझे देखने में ये लग रहा है कि देखें, आप नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, आपको पता है हमारी सीईसी ने भी सारी अथॉरिटी नवाज शरीफ साहब को दे दी, सारी जॉइंट अपोजिशन ने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब हमारे फैसले करेंगे, हम ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब ने दे दिया। तो देखें, इमरान खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए इनकी पार्टी जो है ना, उनके अंदर धड़ेबाजी हो रही है, इनकी अपनी पार्टी ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है, और मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए भी हमारे पार्टी का एक बंदा भी नहीं छोड़ के गया। इन्होंने 3.5 साल से हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी किया, हमारे हर बंदे पे केसेस भी बनाए, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी और स्ट्रॉन्गर खड़ी हुई है। इसे कहते हैं कि अल्लाह मियां जिसके साथ हो। बिल्कुल ऑपोजिशन का इसमें कोई किरदार नहीं है, फिर आप क्रेडिट भी नहीं ले सकेंगे। मैं कहती हूँ इसमें सबसे नंबर 1 किरदार इमरान खान साहब का खुद है। जिस तरह आपने बताया, उन्होंने कल स्पीच की, उन्होंने जो जरदारी साहब को कहा, उन्होंने जो मौलाना साहब को कहा, उन्होंने जो नवाज शरीफ साहब को कहा, उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब को कहा, इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो सिलेक्टेड हो, वो एक कुर्सी पे बैठा है, उसको इस तरह की टीवी पे आके बातें नहीं करनी चाहिए। वो लग रहा है उनकी बातें नवाज शरीफ साहब नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा। अब देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स हो या लोग हो या अपने एमपीएस हो, एमएनएस हो, उनको इज्जत देते हैं। इमरान खान साहब में तो इतनी एरोगेंस है। ये जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब इनके मोहसिन थे, लेकिन उन्हीं को अदालतों में चक्रे, उन्हीं के ऊपर केसेस बनाए, ठीक है। अब उनको इमरान इस्माइल याद आ गए, अब उनको परवेज खटक याद आ गई है। कुदरती तौर पे ये सारे मामले के खिलाफ हो रहे हैं। ठीक हो गया। हमें नाज बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम कहेंगे। नाज साहब, आपके पास आने से पहले मैं मियां साहब से पूछना चाहूंगा। मियां साहब, आपने एक बार फिर से परवेज इलाही साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जल्दी और फौरी फैसले करने होंगे, क्योंकि फौरी फैसले करने वाला ही पहले फैसले करने वाला ही फायदे में रहता है। तो क्या मशवरा दिया उन्होंने आपको, क्या फैसला करना चाहिए पीटीआई को भी? देखिए, उसमें मुशावरत तो चलती रहती है। वो हमारे स्पीकर हैं, हमारे अलाइज हैं, और फौरी तौर पर जो सियासी हालात हैं सेंटर में भी या सूबे में भी, उसमें बामी मुशावरत हुई। लेकिन हमने क्या मशवरे किए, वो तो मैं अभी इस तरह की कोई बात करने की पूरी नहीं हूँ। मैं बताऊं कि उन्होंने क्या मशवरा दिया और हम उनका मशवरा कबूल करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उनके साथ जो भी बातचीत हुई वो पार्टी के हाई अप्स तक कन्वे कर दी गई। उन्होंने यकीन दहानी करवाई इस मुलाकात में कि वो आपके साथ ही रहेंगे तहरीक अदम एतमाद आने के बाद भी, क्योंकि पिछली मुलाकात में ये कंफर्मेशन या यकीन दहानी नहीं हो सकी थी। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और एलानिया खड़े हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इबहम किसी को भी नहीं होना चाहिए। और अगर वो इनके साथ होते तो अब तक जो है वो ये कुछ न कुछ पेश कर चुके होते। तहरीक अदम एतमाद खास सूबे में होती या मरकज के अंदर होती, ये सिर्फ बढ़ के लगा रहे हैं, और इसके अलावा अभी तक नंबर गेम इनकी पूरी नहीं है। लेकिन मियां साहब, जो आज पेशरफ्त हुई है, जो 20 से ज्यादा अरकान अलीम खान साहब के साथ थे, उसके बाद हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा के साथ मुलाकात हो चुकी है एमपीएस के साथ गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर। वुज़रा भी मौजूद थे आपके पंजाब के। इस सूरत हाल में भी आप कह रहे हैं कि खाली बढ़के हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ये हकीकत में मुनाफी होगा। सुने, मैं बढ़ के अपोजिशन की कह रहा हूँ। अलीम खान तो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, जो उनके साथ लोग हैं वो भी पार्टी के टिकट, लेकिन नाराज हैं मियां साहब, नाराज हैं वो। नाराज होना और बात है मेरे भाई, वो पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। अच्छा। अपोजिशन की बातें ना खेले, वो अपोजिशन के हाथों में खिलौना कतई नहीं बनेंगे। उनकी अपनी जो नाराजगी है वो अपनी जगह, उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। लेकिन अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, स्वयं नेगेटिव प्ले के उनके हाथ में अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। किसी एक कलाई को वो तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। अगर मियां साहब बजिद हो गए जहांगीर तरीन और अलीम खान का ग्रुप कि आप वजीर आला को चेंज करें, हमारा दिया हुआ नाम उसको वजीर आला बनाया जाए, फिर क्या करेगी पार्टी? नहीं, फिर पार्टी बैठ के गौर फिक्र करेगी कि उनका ये मुतालबा उसके सामने हमने सरेंडर करना है या नहीं करना। इतनी कमजोर विकेट पे पीटीआई नहीं खड़ी, और जो पीटीआई के हमारे सारे दोस्त और साथी हैं वो भी ये समझते हैं कि पीटीआई को छोड़कर उनका सियासी मुस्तकबिल वो क्या होगा। और हम भी सारी तरह समझते हैं कि हमने अपने दोस्तों को लूज नहीं करना, और उनकी जो जायज बातें हैं उनको जरूर मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मियां महमूद रशीद साहब। और ना साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बिलावल भुट्टो ने एक और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि उससे पहले जिन्होंने 5 दिन का वक्त दिया था वो तो गुजर चुका है। क्या होने जा रहा है? क्या आपके इस्तीफा तलब करने से वजीर आजम इस्तीफा दे देंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो सिर्फ ये याद पड़ता है कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि अगर 50 बंदे भी आ जाएं और कह दें कि इस्तीफा दे दो और मैं वजीर आजम हूँ तो फौरन रिजाइन कर लूंगा। तो अब तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग जमा होके आ रहे हैं, रवां दवा है हमारा काफिला, और जिस पुरजोश तरीके से लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि कोई तो है जो अवाम की आवाज उठा रहा है और एक एहतजाज अपोजिशन जो है वो सड़कों के ऊपर कर रही है। पार्लियामेंट तो इन्होंने ताला लगा लिया है। पार्लियामेंट का तो ये हाल है कि मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं हैरान और ताज्जुब इस बात के ऊपर हूँ कि महीनों से पार्लियामेंट पे ताला लगा दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये पार्लियामेंट बंद कर दिया गया। अगर तो इस हुकूमत को खौफ नहीं है, डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, घबराहट नहीं है, ये जो आवाम को कहते थे घबराना नहीं है, हुन इन्होंने पूछो तुसी क्यों घबरा रहे हो जी, क्यों घबरा रहे हो? अभी हम कराची से निकले ही थे, आपको याद आ गया जी, हमने आवाम पे नाजायज 10 रुपए का जो बोझ पेट्रोल पे डाला था वापस आपको लेना पड़ा। हम अभी कराची से निकले ही थे कि आपने अवाम का जमे गफीर देखा तो आप कांपना शुरू हो गए और आपको याद आया कि जी बिजली के नरखों में जो अवाम के ऊपर जो एक और टीका डाल रहे थे वो हम ज्यादती कर रहे थे। बात यह है कि आज अवाम सड़कों के ऊपर है और ये लम्हे फिक्रिया है कि 3 सालों के अंदर इनकी हालत ये हो गई है कि पंजाब में 50 से ज्यादा इनके एमपीएस जो है वो इनको छोड़ने के लिए फैसला अपना कर चुके हैं। और वफाक की हालत ये है कि बहुत बेतहाशा बेशुमार इनके एमएनए जो है इस वक्त तैयार पड़े हुए हैं और वो कई महीनों से आकर ट्रेजरी बेंचेस से हटकर आके अपोजिशन के बेंचेस पे आकर हमें ये बात कहते रहे कि हम इतने परेशान हैं कि अवाम में हुकूमत में होते हुए इनके एमएनएस कहते हैं कि इनको अवाम में जाने में दुश्वारी का सामना हो रहा है और वो अपने हलकों में जवाब नहीं दे पा रहे लोगों को कि ये महंगाई हो रही है और महंगाई की सुनामी जो हो रही है इसको कंट्रोल करने में क्यों ये हुकूमत नाकाम रही और हुकूमत की अच्छा जो आज अभी जो एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है मौलाना साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की, डेट क्या अनाउंस उसमें करने का फैसला हुआ, क्या डेट फाइनल हुई? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुई? जितना ये मामला तूल पकड़ रहा है उतना हुकूमत पूरा एतमाद होती जा रही है। देखिए, डेट तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन हमारी डिसाइड करेगी और हम वो डेट बहुत जल्द ये गुड न्यूज देंगे अवाम को कि कब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये बहरहाल पूरी ऑपोजिशन का एक फैसला होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपोजिशन जो है ये पीटीआई की वो ऑपोजिशन नहीं है जिसने 126 दिन धरना किया लेकिन हासिल वसूल कुछ ना कर सके। ये ऑपोजिशन वो ऑपोजिशन है जिसकी एक अपनी तारीख है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नजरियात में इख्तिलाफ जरूर होगा लेकिन इस ऑपोजिशन ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज जितनी है वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने अवाम से ही वोट लेकर आना है और इस वक्त अवाम इस दुश्वारी से गुजर रही है। अगर हमने कुछ ना किया तो कल हम भी अवाम के पास क्या मुंह लेके जाएंगे कि हमें क्यों कर वोट करें। तो बात यह है कि हमने देखा साहिवाल में, हमने गुजरावाला में, हमने मुल्तान में, हमने रहीम यार खान में, हमने एक एक कस्बे में गुजरते हुए जो अवाम का हुकूमत के खिलाफ जो अवाम के जज्बात थे हमने वो देखे। हमने ये देखा कि अवाम को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब की तहरीक से, इस मार्च से, हमने वो देखा। तो हम एक जज्बे के साथ निकले हैं और ये जज्बा बहुत जो है वो जज्बात की जो लोगों की इंतहा है वो ये है कि अब इस्लामाबाद में चंद ही लम्हे में इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मार्च है वो रवात की तरफ रवां दवा है और रवात की तरफ जब पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से बहुत जल्द अवाम को छुटकारा मिलेगा। और ये परेशानी तो हो रही है इनको। अब आप देखें ना, ये परेशानी नहीं है, ये क्या ये परेशानी नहीं है कि वो लोग जो तरीन साहब के साथ इस पार्टी में आए वो सब एक हो चुके। इनको परेशानी नहीं कि इमरान इस्माइल साहब दौड़ लगाकर लाहौर पहुंचे और फौरन जाके वो उनको अलीम खान भी याद आ गए। तो परेशानी तो है और घबरा तो ये रहे हैं, घबरा तो रहे हैं, लेकिन क्या इस घबराहट का फायदा ऑपोजिशन को होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी पे आवाम की नजरें जुड़ी हैं। नाज़ साहब जरा मौका दीजिएगा, हिना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हिना साहब, क्या ये प्लान जो इस तासुर मिल रहा है कि ऑपोजिशन का प्लान भी यही था कि विफाक से पहले पंजाब को टारगेट किया जाए, बुज़दार हुकूमत को टारगेट किया जाए, क्या ऐसा ही है, यही प्लान था ऑपोजिशन का? देखिए, ऑपोजिशन का प्लान जो है ना वो पहली तो बात है सिर्फ अवाम के लिए। जो सारी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं जिन्होंने जॉइंट अलायंस बनाया है वो अवाम के लिए इकट्ठे हुई हैं। आपने देखा कि बिलावल साहब कितना इंतजार करना होगा बिलावल साहब बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, बिलावल साहब बिल्कुल उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर भी शो की है। इसी तरह PMLN ने, PDM ने, पीपल्स पार्टी, सारी जॉइंट ऑपोजिशन जो है वो इकट्ठे हुई है तो सिर्फ अवाम के लिए। लेकिन और मैं आपको ये बताती चलूँ, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस डेडलाइंस गुजर रही हैं। मौलाना साहब ने और आपने 48 घंटे की डेडलाइन दी थी, उसके बाद 48 घंटे गुजर गए, आज एक और 48 घंटे की डेडलाइन दी है।
3 अच्छा। कैरेक्टर्स हैं जिसने पहले जाना है ना, उसका सस्पेंस बरकरार रहने थे। बस आगे आने वाले दिनों में पहला तो आपने देख लिया, बरकरार रखिए। वो 3 कौन कौन है? यहाँ से वजीर आजम है, वजीर आजम साहब, अच्छा। स्पीकर और उस्मान बुज़दार साहब, ये ठीक हो 3 गया। लोग हैं। ये तो मैं वही कह रही हूँ, पर्चियां डाल के उसमें से निकालेंगे, ये आप सस्पेंस ये नंबर रहने पूरे दें, नहीं है, आप क्या मामला है? क्योंकि तासर तो यही आ रहा है। सस्पेंस रहने दे। ठीक है, चलें, अभी आपको पता है ऑलरेडी, कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी बड़ी देखिए, मियां साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया, ठीक है, आपको पता है 2 दिन 3 दिन पहले मियां साहब के ग्रीन सिग्नल की खबर आई। एक और भी खबर आई है मियां साहब की मुलाकात के हवाले से जहांगीर तरीन साहब से। क्या इसकी तस्दीक मैं आपको सिर्फ ये करेंगी कह रही हूं हिना साहबा? ये खबर मुझे नहीं पता, ये आप मैं उस ग्रीन सिग्नल की बात कर रही हूँ कि मियां साहब ने यहाँ सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप राब्ते शुरू करें, फिर ये सारी पार्टी से कहा कि नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो, और अब मियां साहब ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि अब हम 100% नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, हमारा होमवर्क कंप्लीट है। के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाज़ बलोच साहबा, ये जो अवामी मार्च बिलावल भुट्टो की क़यादत में रवा दवा है शहर इक़्तिदार की तरफ, क्या लगता है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी? और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर आपके इल्म में है, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इनके साथ वो हाल करूंगा इनका कि इनको लग समझ जाएगी, उसके लिए तैयार हैं आप कि अगर ये नाकाम होती है तो? देखिए, हम बिल्कुल भी माइंड नहीं करते वजीर आजम के ऐसे परेशानी में, और जो इस वक्त उनकी जो परेशानी है इसमें इस किस्म के बयानात जो वो दे रहे हैं, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो कितनी परेशानी में है। ज़ाहिर है उनको नजर आ रहा है कि इक़्तिदार उनके हाथ से जा रहा है, उनको नजर आ रहा है कि उनकी कुर्सी जो है वो अब कुछ दिनों की बात है, तो अब ज़ाहिर है वो परेशानी में तो बहुत कुछ बोलेंगे। उनकी बात को तो हम सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि जो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घरों का वादा किया था, क्या वो बातें सच थी? इनकी तो किसी बात को अब हमारी तवज्जो नहीं है, इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर हम जवाब नहीं देना चाहते, ना हम इनकी जो है वो तकारीर के ऊपर वक्त बर्बाद करके बात नहीं करना चाहते। हमारा फोकस बड़ा क्लियर है, हमारा फोकस ये है कि अवाम को इस दुश्वारी से कितनी जल्द हम बाहर निकाल सकते हैं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास अपने नंबर्स पूरे हैं, हमारे पास नंबर्स ज्यादा, हमारे पास नंबर ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। जो परेशान ये जो नंबर्स हैं नाज़ साहबा, ये जेकेटी ग्रुप को, अलीम खान ग्रुप को मिलाने के बाद बन रहे हैं या इसके बगैर भी पूरे हैं? क्योंकि इत्तेहादियों ने अभी तक फैसला नहीं किया। देखिए, वो तो बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, और वो सरप्राइजेस हुकूमत को बहुत जल्द मिलेंगे। के साथ शेयर कर लें ये सरप्राइजेस। वो जी बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, इंशाल्लाह अवाम को बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि वो सरप्राइजेस यूं हैं कि जब इतने अरसे से ये जो बजट, ये जो मिनी बजट, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर आकर कहा करते थे जी IMF की डील की वजह से हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, फिर कहते थे हर हफ्ते पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, ये जो इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने में ये लेकर आए, और पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में इन्फ्लेशन पाकिस्तान में सबसे ऊंची सतह पे पहुंचा दिया। और जिस ये ब्लूमबर्ग के हवाले देते हैं कि जी इन्होंने कोविड में हमारी बड़ी तारीफ की, उन्होंने इनकी करप्शन की दास्तानें बताई, तो इन्होंने कहा सारी रिपोर्टें गलत हैं। तो ये हुकूमत परेशान है, ये घबराई हुई है, ये बौखलाहट का शिकार है, लेकिन इन्होंने इस बौखलाहट में 3 सालों के अंदर इन्होंने अवाम की फिक्र नहीं की। अगर ये अवाम की फिक्र करते तो जो इनके पास लोग, जो मेंबरान, जो वो लोग जो अपने हल्कों में ये तो फिक्र वाली बात है, अवाम को डिलीवर करने वाली बात है, बैड गवर्नेंस वाली बात है। इसी को लेके तो एक सिंध के अंदर भी मार्च किया है PTI ने, और कुरैशी साहब कहते हैं कि उसको भी बड़ी पजीराई मिली है, और आपके मार्च के ऊपर तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकारी खर्चे पर हो रहा है। फिर क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बात तो ये है कि मुझे हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, जिस मार्च का आप जिक्र कर रहे हैं कि सिंध में जो हुकूमत ने जाके मार्च किया है, अपनी हुकूमत है, और वहां जाके मार्च क्या किया इन्होंने, ये वो भी सियासत कर रहे हैं, आपको उनकी सियासत पे हंसी आ रही है? नहीं, उनकी सियासत जो है ना, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, तब आप मार्च नहीं करते, आप रैलियां नहीं निकालते, आप आवाम की पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं, आप बिजली के नरखों में कमी करते हैं, आप लोगों को गैस देते हैं, आप लोगों के लिए तरक्याती काम करते हैं। आप हुकूमत में होते हैं तो आप आवाम की आटा, चीनी, दाल सस्ती करते हैं, आवाम की रोटी सस्ती करते हैं, रोजगार के मौके क्रिएट करते हैं। आप रैलियां नहीं करते, आप एहतजाज नहीं करते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल और लीगल इशू जो आएगा ना साहबा, इत्तेहादियों के बगैर अगर आप PTI
के बंदे ही जो बकौल पीपल्स पार्टी और नून लीग मुसलसल ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि आपके साथ हुकूमती लोग ही मौजूद हैं जो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो फिर वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के मंशूर पर हल्फ उठाया हुआ है, अगर वो अपने पार्टी कायद या वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो फिर वो तो नाअहल हो जाएंगे, फिर किस तरह से आप उस पर अमल दरामद कर पाएंगे? ये एक लीगल इशू तो बनेगा। देखिए, नाअहल तो बहुत से लोग हो सकते हैं, और नाअहली पे बात आए तो फॉरेन फंडिंग में भी बहुत सारे लोग नाअहल हो सकते हैं, और बहुत सारे मामलात हैं, तो उस पे तो हम बात अभी फिलहाल ना ही करें तो बेहतर है। जो मैंने आपको कहा कि देखिए, हुकूमत इस वक्त परेशान है, और जिस परेशानी में इन्होंने दौड़े लगा दी अपने गवर्नर कराची से जो है ना, गवर्नर सिंध को भेजकर, और ये अलीम खान साहब को मनवाने की बातें कर रहे हैं, जो वहाँ की डिमांड्स आ रही हैं कि जी आप अपने वजीर आला को बदलें, जिनके बगैर तो वसीम अकरम प्लस, जिनके लिए वजीर आजम कहते हैं कि अब भी मेरे वजीर आला वो हैं, अगली दफा भी वही होंगे। तो बात यह है कि जिन्होंने पंजाब का बुरा हाल करके रखा हुआ है, उनके पंजाब की आप बात कर रही हैं, हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने भी ज्वाइन किया है। हसन खावर साहब, कितनी खलबली है इस वक्त बुज़दार कैंप में, क्योंकि आज जो बैठक हुई है JKT ग्रुप की, अलीम खान ने उन्हें ज्वाइन किया, 48 घंटों का वक्त दिया, वज़ीर आला के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्या कहेंगे? नहीं, कोई खलबली तो नहीं मची हुई। देखें, ये तो पार्टी के मामलात हैं, जाहिर है कि वो हमारे पार्टी के रुकन है, अलीम साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब भी हैं, उनके जाहिर है कुछ गिले शिकवे भी हैं, एतराज़ात भी हैं, उनको पार्टी के अंदर बैठ के इंशाल्लाह हल करेंगे मुशावरत से और आगे लेके चलेंगे। खलबली तो किसी किस्म की कोई नहीं नजर आती हमें। लेकिन ये अगर अंदर की बात होती तो अंदर तक रहती, अब क्योंकि मीडिया पर आ गई है और इसका ऐलान भी इजहार किया जा चुका है, तो उन खदशात के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से वज़ीर आज़म की डायरेक्शन क्या है? क्या बुज़दार साहब को बदलने का फैसला हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो बातें इस तरह की हैं, क्योंकि ये घर के अपने मामलात हैं, तो घर के अंदर रिजॉल्व होने चाहिए, वो एक बेहतर सूरत हाल थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं, उनको वज़ीर आज़म का मुकम्मल कॉन्फिडेंस हासिल है, और इस पे बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि तमाम जो लोग हैं उनके साथ बातचीत से, मुशावरत से, के जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने हैं, इख्तिलाफ राय जो है उस पर काम करना है, और उनको साथ लेके चलना है, और इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। और सब एक टीम के मेंबर हैं। वज़ीर आला पंजाब भी खान साहब की टीम के मेंबर हैं, वो लोग जिन्होंने इतराज किया है वो भी उनकी टीम के मेंबर हैं। तो अभी तक कोई बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म से राब्ता हो सका जहांगीर तरीन साहब का? क्योंकि खबरें तो आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात लंदन में हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे अलीम खान साहब से राब्ते में है, जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में है, क्या वज़ीर आज़म से भी राब्ता हुआ नाराज अरकान का? देखिए, सबका राब्ता हो रहा है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो जारी है, ये इसमें जो अपोजिशन को कुछ नहीं मिलना, ये घर की बात। अच्छा, इन खबरों में कितनी सदाकत है कि फोन नहीं उठाया जा रहा वज़ीर आज़म की तरफ से फोन करने के बावजूद? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, बात ये तो इस तरह की खबरें जो है ना, अपोजिशन के लोग हवा देते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने, ये टेम्परेरी होती है, कुछ खबरें होती हैं, कोई इसमें ऐसी हकीकत नहीं है। हमारी पार्टी के वो अरकान है, उन्होंने को पार्टी वो छोड़ के नहीं जा रहे, वो पार्टी के अरकान है, पार्टी के मुखलिस कारकुन है, इख्तिलाफ राय करना उनका हक है, गिले शिकवे भी पार्टी के अंदर होते हैं, पार्टी ने इनको रोका कि ये जो बैठक हो रही है इससे गलत तासुर जा रहा है, आपके जो शिकवे हैं वो हमारे साथ आके डिस्कस करें, क्या पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन इनको दी गई अभी तक? देखिए, आपको बता रहा हूँ ना कि उनके साथ बैठ के ये तमाम मामलात हल करेंगे। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो रिकंसिलिएशन के ऊपर है, मुशावरत के ऊपर है, उनके जो एतराज़ात हैं उनको दूर करने के ऊपर, और इकट्ठे एज वन टीम आगे चलने के ऊपर है। अच्छा, आज जो मुलाकात हुई है मियां महमूद रशीद साहब की वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली से, उन्होंने कहा कि जो पहले फैसला करता है सियासत में वो फायदे में रहता है, तो लगता है PTI ने देर कर दी जिसकी वजह से उनको यह कहना पड़ा? नहीं, देखिए, ये तो आपकी रीडिंग है ना। देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक सियासतदान है, हमारे इत्तेहादी हैं, उनकी बातें हमारे सर आंखों पे हैं, लेकिन बात यह कि हर फैसले का एक टाइम होता है, और हम भी अपना जो मफाद देखते हुए, अपने पार्टी का इंटरेस्ट देखते हुए, ये जो भी फैसला करना है वो करेंगे। अच्छा जी, हिना साहब, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, पंजाब के भी तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, और विफाक की अगर बात की जाए, वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर देख के लगता नहीं कि वो कहीं से भी घबराए हुए हैं। अपोजिशन की जो कोशिशें हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी, और उसका जो इजहार है, जो अमली नमूना है, वो कब तक अवाम देखेगी? देखिए, अलीम खान साहब ने आज एक बड़ी अच्छी बात की कि सियासत पे ना आप अपने दोस्त या फ्रेंड्स को इंक्रीज़ करते हैं, और उनने ये भी कहा कि जब उनको इश्यूज़ होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हो।
تو عمران خان جیسا دوست ہو تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں علیم خان ہو یا جہانگیر ترین ہو, ان کے خلاف کیسز ہوں یا عدالتوں کے چکر لگانے ہوں, انہوں نے چلے ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ تو انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اپنی ساری اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کی, لیکن وہ لوگ جو ان کے محسن تھے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بھی یہ محسن خوش ہوئے. سو آئی پرسنلی تھنک کہ ایک تو یہ اپنے جو ہے نا فرینڈز کو تو چھوڑیں, دشمن خود بناتے ہیں. اگر وہ اپنے دوست چینج کرنا چاہیں, نون لیگ سے دوستی کرنا چاہیں, نون لیگ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل دوستی نہیں کرے گی ان سے, ہم بالکل نہیں. جہانگیر ترین صاحب سے اور علیم خان صاحب کی بات میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کل عمران خان صاحب کی آپ نے جو تقریر سنائی, اس میں جس طرح انہوں نے سب کے خلاف باتیں کی, آپ کوئی ایک نارمل بندے کو اس طرح مطلب تہذیب سے, وہ کہتے ہیں جی عوام کی جذبات کی نمائندگی کی ہے, عوام یہی سوچتے ہیں. عوام کی جذبات کی نمائندگی یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے تقریروں میں اپنے پچھلے حکمرانوں کو گالیاں دیں یا ان کو غلط الفاظ استعمال کریں یا جو ان نے چاروں کے لیے کیے. اور دوسری بات میں ایک اور کہوں گی, ڈپلومیٹک فرنٹ میں بھی اگر آپ دوستوں کی بات کریں, اگر آپ آتے ہیں ڈپلومیسی میں بھی, اگر ہماری پرانی کسی کنٹری کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہے, یا ہمارا یورپین یونین کے ساتھ یا ہمارا یو ایس کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ہے, اور اگر آپ نے کوئی پالیسی اپنائی ہے ڈپلومیٹکلی, تو آپ ان کو لیٹر دے کے کرتے ہیں, آپ جلسوں میں آ کے تقریریں نہیں کرتے اس طرح کی. کیا جے کے ٹی گروپ کو نون لیگ کی طرف سے وزارت اعلیٰ پنجاب کی آفر کی گئی ہے؟ اس خبر میں کچھ صداقت ہے؟ ایسی نیوز کا مجھے کچھ نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو آپ نے ناز بلوچ صاحبہ سے ایک سوال پوچھا کہ اتحادی نہ بھی ہونا, تو ہمارے نمبرز بھی کمپلیٹ ہے, ہمارا ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہے. اگر جے کے ٹی گروپ کو وزارت اعلیٰ دینی پڑے حکومت, موجودہ حکومت کو, عمران خان کی حکومت کو بھیجنے کے لیے, تو کیا اس کے لیے نون لیگ فیصلہ کرے گی؟ مجھے نہیں پتا اس کا بھی. یہ آپ نون لیگ کا حصہ ہیں, یہ سینئر قیادت, یہ پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم, نواز شریف صاحب جو مین سارے, آج ملاقات ابھی ہو رہی ہے, ملاقات آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں, شہباز شریف صاحب کی بھی, زرداری صاحب, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا جو بھی ہوگا, مجھے نہیں پتا, یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں, میں اتنی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں نہیں مجھے پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو کیریکٹرز ہیں نا مین, وہ یہ فیصلہ کریں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. حسام خاور صاحب, 48 گھنٹوں کا وقت دیا گیا ہے. ایک تو فیصلہ ہوگا کہ جے کے ٹی گروپ, علیم خان گروپ کس طرف ہے, اور اپنے نمائندے کا بھی اعلان متوقع ہے جو کہ وزارت اعلیٰ کے لیے دیا جا سکتا ہے. کیا آپشنز ہیں, کس طرح سے قائل کریں گے, اور عمران اسماعیل صاحب کی جو آج کی ملاقات ہے اس میں کتنی پیش رفت ہوئی منانے میں؟ اچھا دیکھیں, دو باتیں میں اس سے پہلے کرنا چاہوں گا. پہلے ہنا صاحبہ نے بات کی, جو سیاسی لیڈران ہیں پرانے, ان کے بارے میں بات چیت کی, اور فورن پالیسی. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, یہ کسی ایک پرسنالٹی کے بارے میں نہیں ہے, چاہے فورن پالیسی کی بات ہو یا پالیٹکس کی ہے, یہ پرنسپل کی بات ہے. اور پرنسپل یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور فورن پالیسی کے حوالے سے پرنسپل یہ ہے کہ جو پاکستان کا پوزیشن ہے, جو پرنسپل پاکستان پہ اپلائی ہوتے ہیں, وہی پوری دنیا پہ اپلائی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کے اوپر دنیا ہمارا ساتھ نہ دے اور وہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ جس ایجنڈا پہ چلنا چاہتے ہیں ہم کسی بلاک کا پارٹ بن جائیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ ہر خوددار پاکستانی میرا خیال ہے یہ سمجھتا ہے, اور اس کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. تو یہ بڑا کلیئر ایک پرنسپل ہے جو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے کی, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو بھی سیاسی بات چیت ہے, اس کے پیچھے یہ کوئی کلیش آف پرسنالٹیز نہیں ہے. جو بھی آپ اس کو سمجھیں, اس کے پیچھے اختلاف رائے ہوتی ہے, گلے شکوے ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں مل بیٹھ کے بات چیت سے حل ہو سکتی ہیں. اور انشاءاللہ بات کریں گے. عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, ان کو ساتھ بٹھا کر منا کر ساتھ لے کے چلیں گے اور گلے شکوے ان کے دور کریں گے. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, جس طرح سے اپوزیشن مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, نمبرز پورے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور وزیر اعظم عمران خان کے تحریک عدم اعتماد کے خلاف جو ان کی تحریک آپ لے کر آ رہے ہیں اس میں کامیابی نہ ہو سکی, تو پھر کیا آپشن ہے اپوزیشن کے پاس؟ وہ تو پہلے سے زیادہ کمزور ہو جائے گی. دیکھیں, اگر تو ہماری تیاری نہ ہوتی اور اگر ہمارے پاس نمبرز نہ ہوتے تو ہم کوئی ایسا موو ہی نہیں کریں جس سے ہماری جو ہے خود آبویس ہو کہ جناب ہم بغیر تیاری کے آئیں. یہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا کہ یہ وہ اپوزیشن نہیں ہے جو 126 دن کا دھڑا حلقوں کے لیے دے رہی ہے.
ये वो ऑपोजिशन है जो अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए निकली है, और जब हम अवाम के साथ निकले हैं तो हमारे साथ अवाम की बहुत बड़ी तादाद, अवाम की पूरी अवाम की आवाज बन के हम निकल रहे हैं, और हम जो भी काम करेंगे वो जमहूरी तर्ज से पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, लेकिन और वो काम अगर करेंगे। अगर आप लोग कामयाब भी हो जाते हैं हुकूमत को भेजने में, तो फिर वजीर आजम के पास जो इस वक्त वजीर आजम इमरान खान है, वो ये कहेंगे कि जिन्होंने हमें अपने टास्क मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया और वक्त से पहले ही उन्हें सियासी शहीद आप बना देंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है इस वक्त, हुकूमत उनसे चल नहीं रही, उनसे गवर्नेंस हो नहीं रही, उनसे मुल्क चल नहीं रहा। मुल्क को आगे चलाने के बजाय जो 70 सालों के कर्जों के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, जो महंगाई के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए, जो करप्शन के खिलाफ निकले थे उन्होंने करप्शन रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो इन्होंने